हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस में। और आज हम लोग मुद्रास्फीति पढ़ने जा रहे हैं। और मुद्रास्फीति का एग्ज़ाम के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता है कि मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स में कितना महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इसलिए बिना देर किए ये पूरी मुद्रास्फीति को हम लोग 5 से 10 मिनट के बीच में ये छोटा वीडियो बना के इसको ख़त्म किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आइए देख लेते हैं इसको। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, सबसे पहले बात किया जाए तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू, जब किसी देश की मुद्रा का वैल्यू गिर रहा हो और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा हो तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले साइकिल का दाम 2000 था, आज साइकिल का दाम 5000 हो गया है। यानी कि पहले मुद्रा इतना शक्तिशाली थी कि 2000 रुपये के पास इतना शक्ति था कि वो एक साइकिल को खरीद सकता था। आज जो है 2000 रुपये का शक्ति क्षीण हो गया है, आज 5000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है एक साइकिल को खरीदने में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और ये फ्रीडमैन की परिभाषा है कि उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक, यानी कि कहने का मतलब फ्रीडमैन कहते हैं कि मान लीजिए किसी देश में जो है 100 वस्तुओं का, मान लीजिए कोई देश का अर्थव्यवस्था है, इसमें 100 वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, 100 वस्तु का उत्पादन होता है और इसमें 100 रुपया डाला गया है। अब 100 रुपया से 100 वस्तु को खरीद विक्रय होता है। ठीक है, जब इसमें और वस्तु मान लीजिए 100 रुपया या 50 रुपया और डाल दिया जाए, मान लीजिए, तो ये 200 रुपया हो जाएगा। अब वस्तु तो 100 का 100 ही है, तो पहले 100 रुपया था और 100 रुपये की वस्तु, 100 वस्तु थी, एक वस्तु 1 रुपया की मिलती थी। अब जो है रुपया 200 हो गया है, अब वस्तु 100 का 100 ही है, तो एक वस्तु 2 रुपये की मिलने लगेगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मुद्रास्फीति जो है वस्तु का मूल्य बढ़ रहा हो और मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आते हैं। ये कीन्स जो है ये अर्थशास्त्री हैं, जो कि तीसा की मंदी 1930 में जो मंदी आई थी, उस मंदी जो 1930 में जो तीसा की मंदी आई थी, उस मंदी को विश्व को उस मंदी से बाहर निकलने वाले अर्थशास्त्री कीन्स ही थे। ठीक है, तो कीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण ये अर्थशास्त्री हैं। तो इनका क्या परिभाषा है, अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार में होने के बाद मूल्य में वृद्धि होती है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये समझ गए होंगे हम लोग। इसको बस सीधा सीधा समझना है कि मुद्रा की वैल्यू गिरे और वस्तु का मूल्य बढ़े तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में इसको महंगाई कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे कि आखिर मुद्रास्फीति का कारण क्या है, मुद्रास्फीति होता क्या है। तो मुद्रास्फीति का कारण जो है मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। ये कारण जो है मांग जन्य कारण भी हो सकता है। मांग जन्य कारण यानी डिमांड पुल काजेज, डिमांड पुल रीजन, यानी डिमांड के कारण। जब डिमांड में वृद्धि होती है यानी मांग में वृद्धि होगी तो उसके कारण भी मुद्रास्फीति, उत्पादन सेम का सेम है, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग बाज़ार में गए होंगे कभी तो देखते होंगे जो सामान वस्तु कम होती है, मान लीजिए 1 किलो ही मटर है और 4 लोग खरीदने वाले हो गए, 4 लोग उसका मांग करने लगे तो मटर वाला जो है मटर का दाम बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखिए मांग जन कैसे मुद्रास्फीति होती है। हीनार्थ प्रबंधन को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। यानी जब सरकार अपनी राजकोषीय घाटा बनाती है, राजकोषीय घाटा सरकार का होता है, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है, यानी सरकार की जो बजट होता है, तो बजट में आय होता है और व्यय होता है सरकार का। ठीक है, जब आय व्यय से कम हो, यानी व्यय ज़्यादा हो आय से, सरकार का व्यय ज़्यादा हो आय से, तो उसको, तो जो जितना ज़्यादा है व्यय आय से उसी को हम हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, उसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसी को बजट घाटा भी कहते हैं। तो जब हीनार्थ प्रबंधन होगा तो देख रहे हैं मार्केट में जो व्यय सरकार ज़्यादा कर रही है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जा रहा है। ठीक है, और उत्पादन उतना सेम का सेम है, तो इसलिए ये मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण जो है ये पूर्तिजन मुद्रास्फीति कैसे होता है, जब पूर्ति में किसी भी तरह का, यानी पूर्ति में किसी भी तरह का
व्यवधान उत्पन्न होता है, चाहे उत्पादन में कमी हो, पूर्ति में उत्पादन में कमी के कारण पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो, चाहे निर्यात में वृद्धि हो जाए। जब निर्यात में वृद्धि हो जाएगा तो देश में कम वस्तु बचेगा, ठीक है, जिसके चलते क्या हो जाएगा, मांग उसकी जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी उसका मूल्य बढ़ जाएगा। या आय में लोगों की आय में कमी हो जाए, लोगों की आय में कमी हो जाएगी तो भी जो है मुद्रास्फीति बढ़ती है। या जमाखोरी हो जाए, मान लीजिए 100 वस्तु का उत्पादन किया गया है, अब 50 वस्तु जो है जमाखोर जो बड़े बड़े व्यापारी उसको जमा कर ले, ठीक है, 1 मिनट, 50 वस्तु को जमा कर लेते हैं और इस आशा में कि जब इसका दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, तो उसी को हम ये कह सकते हैं। एक बार इसको पूर्तिजन्य फिर समझ लिया जाए। पूर्तिजन्य जो मुद्रास्फीति होता है, उत्पादन में कमी के कारण, किसी भी कारण से उत्पादन में कमी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी कारण से, या निर्यात में वृद्धि हो। निर्यात में वृद्धि होगा तो भी देश में माल कम हो जाएगा, उत्पाद कम हो जाएगा बिकने के लिए। तो डिमांड सप्लाई का नियम लागू होता है। डिमांड सप्लाई जानते हैं, मांग और पूर्ति का नियम, ठीक है। या आय में कमी हो जाए, देश के आय में कमी हो जाए, या किसी जनसंख्या के किसी विशेष सामाजिक क्षेत्र के आय में कमी हो जाए, या जमाखोरी हो जाए, तो इसके चलते भी पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। और ये पूर्ति में व्यवधान जो है क्या करता है भाई, मांग तो सेम है लेकिन पूर्ति कम हो गया, उसके चलते मुद्रास्फीति आती है, यानी उसके चलते महंगाई बढ़ती है। और तीसरा है लागत जन। लागत जन क्या होता है, लागत में जब वृद्धि हो जाती है किसी भी कारण से तो भी मुद्रास्फीति आती है। जैसे मजदूरी में वृद्धि हो गया, तो मजदूरी में वृद्धि होगा तो लागत में, उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगा। जैसे व्यापारी जो है, उत्पादक जो अपने लाभ में वृद्धि करता है तो भी महंगा हो जाएगी वस्तुएं। चाहे परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वृद्धि हो जाए तो भी वस्तुएं महंगा हो जाती हैं। एक तरह से हम लोग समझ गए कि मुद्रास्फीति के मुख्यतः 3 कारण है। पहला क्या है, मांग जन कारण, जिसमें हीनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या करारोपण में कमी। दूसरा पूर्तिजन में उत्पादन में कमी और निर्यात में वृद्धि, आय में कमी और जमाखोरी हो गया। लागत जन, जिसमें मजदूरी में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, परिवहन लागत में वृद्धि आदि में वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। अब आ गए मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय। तो रोकने के उपाय की बात किया जाए तो रोकने का कई उपाय है मुद्रास्फीति का। जैसे एक राजकोषीय नीति वह होता है जो सरकार का बजट से संबंधित होता है, उसको राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मौद्रिक नीति वह होता है कि जो किसी देश की सेंट्रल बैंक द्वारा यानी केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है, यानी बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है आप लोग जानते होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, इसके माध्यम से वह मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। ये रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके लिए एक अलग छोटा सा वीडियो बनाऊंगा इसके तुरंत बाद, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखना है। और राजकोषीय नीति उस देश की सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, देश की सरकार द्वारा। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक और ये राजकोषीय नीति देश की सरकार द्वारा। ये 2 नीति है, 2 पॉलिसी है जिसके द्वारा हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। तो अगर मौद्रिक नीति की बात किया जाए तो मौद्रिक नीति में सबसे पहले आता है बैंक दर में वृद्धि करके। बैंक दर क्या होता है, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पे आरबीआई जो है, जिस दर पे बैंकों से जो है बैंक दर वह दर होता है जिस दर पे जो है बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है। बैंक दर आरबीआई से लोन लेते हैं। एक मिनट। बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई जो है क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, उसको बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर में वृद्धि करके, यानी
रिजर्व बैंक क्या करता है, लोन का इंटरेस्ट महंगा कर देता है। जब महंगा कर देगा तो वाणिज्यिक बैंक कम से कम लोन लेंगे रिजर्व बैंक से। तो इस तरह से बैंक दर में वृद्धि करके भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। जब रिजर्व बैंक जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर जो है बढ़ा देगी, तो जिससे जो है वाणिज्यिक बैंक कम से कम लोन लेंगे, और वो भी अब जो लोन पब्लिक को देंगे उसका भी रेट बढ़ा देंगे, तो पब्लिक भी कम से कम लोन लेगी क्योंकि रेट ज़्यादा है। तो इससे भी हम मुद्रास्फीति को इस तरह से बाज़ार में जो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। दूसरा ये दूसरा पॉइंट है खुले बाज़ार की क्रिया। खुले बाज़ार की क्रिया क्या है? खुले बाज़ार की क्रिया में रिजर्व बैंक क्या करता है, अपनी प्रतिभूतियों को बेचता है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। जैसे जब बेचेगा तो प्रतिभूति जो है बाज़ार में आएगा और पैसा जो है मार्केट से रिजर्व बैंक के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जिससे बाज़ार में तरलता की कमी हो जाएगी, यानी मुद्रा की कमी हो जाएगी। इससे भी जब मुद्रा की कमी होगी तो जितना वस्तु उत्पादित है, मान लीजिए 100 वस्तु उत्पादित है, अब बाज़ार में 150 150 रुपया उपस्थित है पूरे बाज़ार में, मान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था का है। अब इसमें से 50 रुपये रिजर्व बैंक सोख लिया, अब यहाँ भी 100 रुपया बचेगा और ये वस्तु भी 100 बचेगी। तो इस तरह से पहले एक वस्तु 1.5 रुपये में बिकती थी, अब एक वस्तु 1 रुपये में बिकने लगेगी। इस तरह से मुद्रास्फीति जो है नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये कैश रिजर्व CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टेटरी रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्धारित कर देते हैं कि इतना पैसा आपको कम से कम आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना पैसा रिजर्व बैंक में ले जाके ये लोग जो है रिजर्व बैंक में नहीं, ये कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंक कमर्शियल बैंक अपने ही बैंक में इतना कैश का रिजर्व रखना जरूरी हो जाता है। वाणिज्यिक बैंकों को ये रिजर्व बैंक जो है निर्धारित कर देता है कि इससे कम पैसा आप इससे कम जो है कैश आप अपने पास नहीं रखेंगे। तो CRR हो गया। SLR स्टेटरी रिजर्व रेशियो। SLR में क्या होता है, रिजर्व बैंक जो है यह निर्धारित कर देता है कि इतना जो है पैसा, इतना मुद्रा जो है रिजर्व बैंक के पास आप लोग संविधानिक ये तरलता अनुपात है, इतना पैसा आप लोग रिजर्व बैंक के पास ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब निर्धारित कर देगा तो इस रेट को बढ़ा देता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जब CRR बढ़ा देगा यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, तो अब वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, जिससे मार्केट में वो कम से कम लोन दे पाएंगे और इस तरह से मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, अन्य उपाय भी हैं कुछ, जैसे मूल्य नियंत्रण के द्वारा मूल्य नियंत्रण राशनिंग, यानी सरकार जो है ये निर्धारित कर दे कि इससे ऊपर मूल्य पे, इससे ज़्यादा मूल्य पे कोई वस्तु नहीं बेचा जाएगा। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के समय में सरकार बहुत सारी वस्तुओं को राशनिंग कर रही थी मूल्य नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो ये मूल्य नियंत्रण राशनिंग हो गया। ये उत्पादन में वृद्धि करके भी हम, जैसे मान लीजिए उत्पादन में वृद्धि कर दिए तो इससे भी हमारा मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगा, या मजदूरी दर में वृद्धि कर दिए तो भी नियंत्रित हो जाएगा, लाभ में वृद्धि करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं कि मुद्रास्फीति की प्रकार कौन कौन सी होती है। तो मुद्रास्फीति की प्रकार की बात करें, सबसे पहले रेंगती हुई मुद्रास्फीति, 2 नंबर में चलती हुई मुद्रास्फीति और तीसरी भागती या कूदती हुई मुद्रास्फीति। जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है, मूल्य स्तर में यानी मूल्य में वार्षिक 1% की वृद्धि होता है, उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, और ये दशकीय रूप से 10% की वृद्धि होता है। और चलती हुई मुद्रास्फीति में वार्षिक रूप से 3 से 4% की वृद्धि होता है। मूल्यों में, वस्तु के मूल्य में वार्षिक रूप से 3 से 4% की वृद्धि होती है, तो इसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और दशकीय रूप से 30 से 40% की वृद्धि होती है। और भागती या कूदती हुई मुद्रास्फीति में वस्तु के मूल्य में, भागती या कूदती हुई मुद्रास्फीति में वस्तु के मूल्य में कम से कम ये 10% की वृद्धि होती है वार्षिक रूप से, और पूरे दशकीय रूप से 10% की 100% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से मुद्रास्फीति 3 प्रकार का होता है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति और भागती हुई मुद्रास्फीति। अब आ जाते हैं कि ये
भारत में योजना आयोग द्वारा जो है 4% मुद्रास्फीति को सही माना है। ठीक है, योजना आयोग का मानना है कि कम से कम अर्थव्यवस्था में 4% मुद्रास्फीति होनी चाहिए। किन्स के अनुसार ये 5 से 10% मुद्रास्फीति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मुद्रास्फीति है थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी तो जो उत्पादक वर्ग है वो उत्पादन में इंटरेस्ट लेगा, उसको उत्पादन चूँकि लाभ होगा, उनको महंगाई बढ़ेगी तो उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिलिप्स वक्र के बारे में। तो फिलिप्स वक्र का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलिप्स वक्र। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कई बार, अब भविष्य में भी पूछा जाएगा। फिलिप्स वक्र क्या है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दिखाने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं? ये फिलिप्स वक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्फीति की दर जितनी अधिक होगी बेरोजगारी की दर उतनी ही कम होगी। फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि जितना मुद्रास्फीति की दर जितना अधिक होगी, जितना महंगाई होगी उतना ही बेरोजगारी कम होगी। यानी महंगाई और बेरोजगारी में उल्टा संबंध है, या अल्पकाल में स्फीति रोजगार में वृद्धि करता है। ठीक है, ध्यान रखना, फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति जितना अधिक होगी उतना ही रोजगार का दर, बेरोजगारी का दर कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बेरोजगारी का दर उतना ही कम होगा। यानी ये फिलिप्स वक्र के अनुसार जो मुद्रास्फीति जो है बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे आप ये एक आगे का कॉन्सेप्ट है ओकुन का नियम, ये भी पूछता है। ये ओकुन का नियम क्या है? ओकुन का नियम ये है कि बेरोजगारी में 1% की वृद्धि, क्या है? बेरोजगारी में 1% की वृद्धि जीडीपी में 2% की कमी लाता है। यानी कि जब बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होगी तो उस देश के जीडीपी में 2% की कमी आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ओकुन का नियम। अब आ गए थोड़ा मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव में जो है मुद्रा समाज के अलग अलग वर्गों में, यानी अर्थव्यवस्था के अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे देख लिया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है, किसको फ़ायदा होता है मुद्रास्फीति से, किसको लाभ होता है। तो जो उत्पादक वर्ग है यानी जो व्यापारी वर्ग है उसको फ़ायदा होगा, भाई उत्पादन वो कर रहा है, वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उसको फ़ायदा होगा, तो उत्पादक वर्ग को फ़ायदा होता है। फिर श्रमिक वर्ग को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसका जो है मजदूरी भी बढ़ेगा। अनिश्चित आय वाले लोगों को फ़ायदा होता है। फिर से जो ऋणी होते हैं उनको फ़ायदा होता है। ऋणी को कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि आज ऋण लेगा 100 रुपया और 1 साल बाद वापस करेगा तो 100 रुपया का जो है वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई रहेगी, उसकी शक्ति कम हो गई रहेगी। ठीक है, इस तरह से ऋणी का भी फ़ायदा होगा। जो किराएदार हैं, जो किराएदार होते हैं, किराए पर रहते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका किराया हर महीने फिक्स रहता है। ठीक है, आज जो 3,000 रुपया महीना किराया दे रहे हैं, 2 साल बाद भी 1 साल बाद भी 3,000 रुपया देंगे तो उस 3,000 की वैल्यू कम हो गई रहेगी, तो इसलिए उसको किराएदार को फ़ायदा होगा। ठीक है, आयात को फ़ायदा होता है, आयात में वृद्धि होती है। कैसे आयात को फ़ायदा होगा? जब मुद्रास्फीति होगी तो देश में वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा तो लोग बाहर से आयात करेंगे, दूसरे देश से आयात करेंगे, इस तरह से आयात में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नुकसान किसको किसको होगा, यानी हानि होगी उपभोक्ता वर्ग को। क्यों? क्योंकि उनको वस्तु जो है बढ़ी हुई मूल्य पे मिलेगी। दूसरा वेतनभोगी जो फिक्स सैलरी महीने में पाते हैं उनका भी नुकसान होगी, क्योंकि सैलरी तो उनका फिक्स है लेकिन वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो उनको जो है ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अपने खाने पीने की वस्तुओं पर, सामानों पे खरीदने में। फिर निश्चित आय वाले व्यक्ति को नुकसान होगा, जो ऋणदाता है, जो यानी जो ऋण दिया है उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि उसने आज 3,000 दिया है और 2 साल बाद उसको 3,000 मिलेगा। जो उस 3,000 का जो 2 साल बाद मिलेगा उसका वैल्यू कम रहेगा। फिर जो है मकान मालिक को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो जो है हर महीने जो है वो साल भर तक 3,000 पाएगा, यानी कि उसका बढ़ेगा नहीं, जबकि उस मुद्रा का जो है शक्ति है वो कम होता जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट है कि निर्यात में जो है वृद्धि होती है। कैसे निर्यात में वृद्धि होगी? जब मुद्रास्फीति रहेगी तो अपने देश में वस्तु का दाम जो है क्या हो गया रहेगा, वस्तु का दाम निर्यात में कमी होगी, आयात में वृद्धि होगी। कैसे होगी? अपने देश में वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। जब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो दूसरे देश से लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे। ठीक है,
दूसरे देश को बेचेंगे, कम से कम दूसरे देश को, सॉरी इसको एक बार फिर समझिए, निर्यात में कैसे कमी होगी, जब मुद्रास्फीति आ जाएगी, ठीक है, अपने देश में वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो बाहरी देश के लोग जो है, जो हमारे देश से माल खरीदेंगे, उनको ये उत्पाद, ये माल जो है महंगा पड़ने लगेगा, क्योंकि वस्तु का दाम बढ़ गई है, ठीक है, मुद्रा की दाम घट गई है। इस तरह से बचत में कमी आएगी। कैसे? लोगों का मान लीजिए 100 रुपया हर मंथ आय है, ठीक है, अब महंगा, पहले लोग 10 रुपया खर्च करते थे, अब लोग 20 रुपया खर्च करने लगे महंगाई के कारण। तो पहले 90 रुपया बचता था, अब 80 रुपया बचेगा। समझ में आया? तो बचत में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है व्यय में वृद्धि हो जाएगी। व्यय में तो वृद्धि हो जाएगी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आज, ये व्यय में वृद्धि हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है छोटा सा, बस यहीं पे मुद्रास्फीति के साथ में आप आ जाते हैं मुद्रा विस्फीति, मंदी अविस्फीति, यानी इसको डिफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन क्या कहते हैं? ठीक मुद्रास्फीति का यानी इन्फ्लेशन का उल्टा जो होता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य गिर रहा होता है, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य गिर रहा होता है। ये देखिए, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य गिर रहा होता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है, ठीक है, यानी महंगाई के ठीक विपरीत, यानी सस्ताई आ जाता है, उसको डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है दोस्त। ये मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मुद्रा अपस्फीति या प्रत्यवस्फीति या रिफ्लेशन। रिफ्लेशन कहते हैं या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रा विस्फीति की स्थिति को अपनाया जाता है, तो उसका क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यानी रीइन्फ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन दोनों, यानी कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है? वस्तु का मूल्य नियंत्रित किया जाता है, वस्तु का मूल्य नियंत्रित किया जाता है, मूल्य, तो उसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब आ गए हम लोग, अब नेक्स्ट पॉइंट पे कि स्फीति युक्त गतिहीनता, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में विरोधाभास स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति दोनों साथ साथ पाई जाती है। एक तरफ तो मुद्रास्फीति है, यानी वस्तु का दाम बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा, दूसरी तरफ जो है एक तरफ मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य जो मुद्रा के मूल्य घट रहा है, और दूसरी तरफ वस्तु का भी मूल्य घट रहा है, यानी मांग भी कम हो गया है, ठीक है। तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक विरोधाभास स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति यानी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों विद्यमान रहता है। यानी कि मुद्रा के मूल्य में भी वृद्धि होती, मुद्रा के मूल्य में भी कमी होती है, मुद्रा के मूल्य में भी कमी होगी, एक मिनट, और साथ ही साथ मुद्रा के मूल्य में भी कमी होगी, और साथ ही साथ वस्तु के मूल्य में भी कमी होती है। इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये भारत में जो है 1975, 1975, 1976 और 1977, ये जानते हैं हम लोग कि ये राजनीतिक रूप से ये जो काल रहा है 1975 से लेकर 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता का काल रहा है। तो इसलिए इस समय भारत में स्टैगफ्लेशन की स्थिति रही है। तो एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ऊपर से लेके जो आज हम लोग पढ़े हैं, तो रिवीजन करना है, इसको आइए देख लेते कैसे करते हैं। तो ऊपर से एक बार फिर से देख लिया जाए कि ये मुद्रास्फीति क्या होती है। जब मुद्रा के मूल्य जो है गिर रही हो और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें जो है उत्पादन की तुलना में मुद्रा अधिक हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो है मुद्रास्फीति में जो है नेक्स्ट पे आते हैं, ये 3 तरह का होता है, मांगजन, पूर्तिजन। तो मांगजन में हिनाट प्रबंधन यानी घाटे की वित्त व्यवस्था से, और ये सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से, करारोपण में कमी से, यानी करारोपण में कमी से, कर का रेट घटा दिया जाता है तो भी हो जाता है। और जो है इसमें जो है हो जाएगा पूर्तिजन में उत्पादन में कमी से, ठीक है, उत्पादन में कमी से, निर्यात में वृद्धि से, आय में कमी से, जमाखोरी से, लागत जन में मजदूरी में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, परिवहन लागत आदि में वृद्धि से। इसके रोकने के उपाय हमने 2 तरह से देखे, एक जो है राजकोषीय नीति, या दूसरा जो है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है,
मौद्रिक नीति जो है रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है। मौद्रिक नीति में बैंक दर में वृद्धि कर दिया जाता है, खुले बाजार की क्रिया और कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी रिजर्व रेशियो में वृद्धि करके भी। अन्य उपाय मूल्य नियंत्रण, राशनिंग, उत्पादन में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, लाभ में वृद्धि आदि है। और जो है ये मुद्रास्फीति के प्रकार देख लेते हैं तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति 1% वार्षिक, चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 4% वार्षिक और भागती हुई 10% वार्षिक। योजना आयोग ने 4% मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माना है। ठीक है, योजना आयोग जो है 4% मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माना है, 4% को। और जो किन्स जो है 5 से 10% मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माने हैं। और फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध दर्शाते हैं, बताते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, यानी अल्पकाल में जो मुद्रास्फीति है रोजगार में वृद्धि लाता है। अंकुन का नियम कहता है कि बेरोजगारी में 1% की वृद्धि जीडीपी में 2% की कमी करता है। ठीक है, उसके बाद मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है, ये मुद्रास्फीति में कुछ लोग को लाभ होता है। लाभ किसको होता है? उत्पादक को होता है, श्रमिक को होता है, अनिश्चित आय वाले लोगों को होता है, ऋणी को होता है, लाभ होता है ऋणी को। उसके बाद से जो है ऋणी के साथ किराएदार को लाभ होता है, आयात बढ़ जाता है, कर जो है बढ़ जाता है, रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, और नुकसान किसको होता है? तो नुकसान जो है हानि होता है किसको? उपभोक्ता को हानि होता है, वेतनभोगी को हानि होता है, निश्चित आय वाले लोगों को हानि होता है, ऋणदाता को हानि होता है, मकान मालिक को हानि होता है, निर्यात में कमी आती है, बचत में कमी आती है और व्यय में कमी आती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग मुद्रास्फीति को पूरा देख लीजिए। मुद्रा अविस्फीति क्या होता है? मुद्रा अविस्फीति में जो है क्या होता है? मुद्रा का मूल्य जो है वो होता है, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य गिरता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी मुद्रास्फीति की उल्टा स्थिति होती है, विपरीत स्थिति होती है। और मुद्रा अपस्फीति क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में अविस्फीति को डिफ्लेशन कहा जाता है, ध्यान रखना है, डिफ्लेशन कहा जाता है, डिफ्लेशन। और मुद्रा अपस्फीति या इसको रिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों एक साथ होता है। विरोधाभास स्थिति जो है इसमें जो है सरकार के द्वारा जानबूझकर मुद्रा विस्फीति की स्थिति पैदा किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा मूल्य को जानबूझकर नियंत्रित किया जाता है। तो ये हो गया मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, अब आ गए मुद्रा स्फीति युक्त गतिहीनता, स्टैगफ्लेशन। क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में जो है ये विरोधाभास की स्थिति होती है, जिसमें मुद्रा का भी मूल्य गिरता है और वस्तु का भी मूल्य गिरता है, दोनों साथ साथ गिरता है। 1975, 76, 77 में भारत में मुद्रा स्टैगफ्लेशन हुआ था। ठीक है, 1 मिनट, 1976, 77, 75, 76, 77 में भारत में स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीनता हुआ था। तो बस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रेपो दर पे बैंक रेट ये सब लेके आएंगे। धन्यवाद।